दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आज के इस वेबिनार में लाइव जो तमाम फेसबुक पर दोस्तों उनका मैं स्वागत करता हूं और तमाम जो हमारे वेबएक्स पे पार्टिसिपेट जुड़े उनका भी मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि जैसे आज हमारा जो विषय है सेल्फ रीडेवलपमेंट को लेकर दोस्तों सेल्फ रीडेवलपमेंट स्वयं विकास कैसे करें हाउसिंग सोसाइटी तमाम बिल्डिंग। तो मैं यही कहता हूँ कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। आप उस शुरुआत को कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस लाइन के साथ आपका मैं स्वागत करता हूँ। एफएक्यूज क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे हम सेल्फ रीडेवलपमेंट पर। इस पे बात करेंगे कि क्या डिस्कशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, सेल्फ रीडेवलपमेंट आपका प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं आप सेल्फ डेवलपमेंट। यदि आप पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है आपका सेल्फ डेवलप उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तमाम आपके जो सवाल होंगे वो भी लेंगे और सबसे पहले हमारे कीनोट स्पीकर इस पर ब्रीफ देंगे, देन उसके बाद हम इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं आर्किटेक्ट संदीप कंडुक्कर महासेवा के एडवाइजर हैं और प्रख्यात आर्किटेक्ट हैं। तमाम उन्होंने प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट पे एज आर्किटेक्ट पीएमसी किए हैं और कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम सेल्फ रीडेवलपमेंट का है दोस्तों। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि सरकार ठाकरे सरकार ठाकरे सरकार इस पर जल्द ही जो पुराना 2019 सितंबर का जीआर है सर्कुलेशन है वो उसको अमल में की तैयारी में है। ऐसा हम लोग इस पे फॉलो कर रहे हैं। तो आज से यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आने वाले 6 महीने 1 साल लगता है उसको सब मीटिंग्स वगैरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट तमाम सब विषय के लेकर दोस्तों। जो आज हम सेल्फ रिडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों ये एक लिखित दस्तावेज सरकार का नियम रूल्स कायदे कानून के हिसाब से। तो इस पे बड़े ही आपके सपने पूरे करने हैं। तो इस पे बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन से मैं आपको स्वागत करता हूँ आज के हमारे keynote स्पीकर का कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत उनके सपने भी अधूरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत उनके सपने अधूरे नहीं होते। तो हम महासेवा हमारे प्रभुत्व साहब जो एडवाइजर हैं इनके लोगों के सपने पूरे करने में लगे हैं। हम एडवाइस कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सपने इस संकट काल में भी पूरे करने की कोशिश करें। ये सर्वाइव करने का समय है लेकिन लोगों के आने वाले दिनों में सपने पूरे होंगे। इसी के साथ में आज के हमारे कीनोट स्पीकर मिस्टर संदीप कंदुकर का मैं स्वागत करता हूँ और आगे का प्लेटफॉर्म उनके सुपुर्द है। प्लीज वेलकम मिस्टर कंदुकर। यस सर। ऐसा लगता है कि आपकी शायरी सुनते जाओ मैं खुद भूल जाता हूँ कि आपने मुझे स्पीकर के लिए इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा हौसला भी बढ़ता है काम करने का भी और बात करने का भी। तो आज का जो महत्व अपने को स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करने वाला, सिर्फ आप सभी जो मौजूद है अपने पार्टिसिपेंट उनसे उनके बात करना चाहता हूँ। उनके जो भी डिफिकल्टीज है रिगार्डिंग द रीडेवलपमेंट, रिगार्डिंग द सेल्फ रीडेवलपमेंट, उनके बारे में जानना चाहता हूँ और जितना हो सके उतने का आज मैं जवाब भी देना चाहता हूँ। अगर कुछ सवाल का जवाब आज नहीं दे सकता हूँ तो जो अगला अपना वेब मीटिंग रहेगा उसमें हम लोग जरूर देंगे। और लेकिन ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग ऐसी बात है कि हम कुछ ना कुछ उसका कंक्लूजन कर सकते। अगर डायलॉग ही नहीं होगा तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, उसका कंक्लूजन आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रीडेवलपमेंट अपने मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ के जो नए मकान बनते हैं उनका जो प्राइस है बहुत ही अपने जेब से आगे निकल चुका है। और खुद के घर हम लोग रीडेवलप करते हैं तो नया मकान विद गुड न्यू एमेन हमें बहुत ही अच्छे आसान तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत और थोड़ा बहुत अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी आपके सवाल खुल के पूछे, कुछ भी आपको लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप अगर आपको जी करता है कि पूछना है तो पूछे, कोई भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो मिस ना हो जाए। क्योंकि डेवलपमेंट किसी के भी जीवन में मोस्टली एक बार आता है, बहुत
ऐसे कम लोग रहेंगे कि रीडेवलपमेंट उनके जीवन में 2 बार उन्होंने, तो जो जीवन में एक बार ही हम लोग चीज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग लाइफ स्पैन बिल्डिंग का 30 साल के ऊपर रहेगा, तो मोस्टली इसके बाद कभी करेंगे और मालूम नहीं, लेकिन मोस्टली पॉसिबल ही नहीं रहता है। तो जीवन में जो एक बार जो हम लोग चीज़ करने वाले हैं, उसकी पूरी जान के वो करना बहुत उचित रहेगा। इसके लिए आपके जो भी सवाल रहेंगे, आप आपका माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं नोट डाउन करूँगा। अगर मैं डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछा तो भी मैं वो नोट डाउन करूँगा और आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। लोगों का जब रीडेवलपमेंट का ख़्याल आता है तो एक ही आता है कि हमें ये कौन करके देगा, मीन्स बिल्डर। बिल्डर अपॉइंट करके अपना पुराना बिल्डिंग डिमोलिशन, उसके हाथ में पूरा राइट्स देके जो भी बिल्डर अपने लिए बनाएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो चुका है। तो ये रीडेवलपमेंट के सिवा अगर रीडेवलपमेंट आपको पूरी तरह से उसकी जानकारी लेने की है तो मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ कि डेवलपमेंट की बड़ी-बड़ी जो मेन एक्टिविटीज है वो क्या होती है। उसमें क्या होता है कि एक फर्स्ट अपना जो बिल्डिंग जहाँ पे खड़ा है वो जो प्लॉट, दैट इज द पोजेशन टाइटल। कोई भी रीडेवलपमेंट देखिए तो वो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं। जो टाइटल आपके सोसाइटी के नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाई चांस अगर आपकी डिलापिडेट होके गिर गए, अगर आपको रिकंस्ट्रक्ट करने का और आपके पास टाइटल नहीं है तो वो रीडेवलपमेंट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो द टाइटल ऑफ योर प्लॉट पोजीशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। देन रीडेवलपमेंट अगर बिल्डर करे या आप करे, उसके लिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। उसका अप्रूवल, दिस इज द सेकेंडरी एक्टिविटी इन एनी रीडेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये फर्स्ट आपका पोजीशन हो गया। बाद में किस ढंग से होनी चाहिए, कौन से रूल्स रेगुलेशन से होने चाहिए, वो हिसाब से अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, बाद में बायर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब ध्यान में रखते हुए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग स्टेज। देन उसके बाद अप्रूवल स्टेज, और अप्रूवल के लिए भी थोड़ा बहुत जो फाइनेंस लगता है, दैट इज ऑल्सो वेरी एस्पेक्ट इन द रीडेवलपमेंट। अप्रूवल होने के बाद कंस्ट्रक्शन करना, दैट इज अनदर एक्टिविटी, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी फाइनेंस लगेगा, also major activity in the any redevelopment, whether it is builder or this. After construction, we require some to construction we require finance. तो finance हम लोग अपने जेब से करेंगे, बैंक से करेंगे, या बाय परचेसर से करेंगे, दिस इज द अनदर, वो सब ऑप्शंस हमें evaluate करने के। सो द फाइनेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। देन ये सब जो फंड्स रेज कर रहे हैं तो उसको हमें सेल करना भी बहुत जरूरी है। तो सेल करना भी एक बड़ी एक्टिविटी है इन द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। और ये सभी एक्टिविटीज हम अपने कंसल्टेंट मॉनिटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मॉनिटरिंग। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए ये सब रीडेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अगर कोई सभी एक्टिविटीज खुद कर 100%, जैसे कि पोजीशन उनका उनके पास है, प्लानिंग अपने आर्किटेक्ट से करते हैं, अप्रूवल के लिए भी जो भी फाइनेंस लगता है वो, कंस्ट्रक्शन अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू करते हैं, उसके लिए जो फाइनेंस रेज करने का है वो करती है, बाद में सेलिंग का भी खुद करती है, और मॉनिटरिंग कंसल्टेंट्स के थ्रू करते हैं। ये सभी एक्टिविटी जब डिपार्टमेंट वाइज कोई सोसाइटी करती है, सो दैट इज कॉल्ड एज 100% सेल्फ डेवलपमेंट। मोस्टली कोई सभी एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा टीडियस लग सकता है, तो वो बोलेंगे कि हम लोग पोजीशन ठीक है हमारे पास, हम रखेंगे, प्लानिंग भी करना हम लोग मैनेज करेंगे, उसके लिए अप्रूवल भी लेने का है तो उतना भी फाइनेंस हम लोग मैनेज करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन इज अ बिग टास्क। वो लोग, हाँ, ये टास्क हम लोग मैनेज कर पाएंगे, उसके लिए जो फाइनेंस लगेगा, साइट पे आना जाना, सब कंसल्टेंट्स के ऊपर देख रेख करना, ये सब मुश्किल है। तो ये एक्टिविटी का जो बर्डन है अगर हमसे नहीं होता है, वो
ले सकता है, तो यस दैट इज द बार्टर सिस्टम में पॉसिबल है। कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा ढूंढेंगे जो हम लोग प्लान अप्रूव करेंगे, वो हिसाब से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन खुद करेगा, उसके लिए जो भी फाइनेंस लगेगा वो खुद रेस करेगा, और उतना जो फाइनेंस वो रेस करेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, उतना क्वांटिटी का हम लोग उसको एक सेलेबल फ्लैट उसको देंगे, और जो बाकी के सेलेबल फ्लैट्स है वो बेचने की वो सोसाइटी अगर तैयारी रखती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम। अगर कोई वजह से ये भी सिस्टम जमने वाली है, तो किसी को हम लोग पैकेज डील दे सकते हैं कि भाई जो बैलेंस सेलेबल भी फ्लैट्स है वो आप खुद सेल करो, और जो और ये सिस्टम भी नहीं जमने वाली है, तो दे कैन अपॉइंट अ मैनेजर दैट इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट मैनेजर। अच्छा वाला मीन्स ये आजकल डेवलपर ही रहते हैं जो अभी सेल्फ रिडेवलपमेंट के मेथोडोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो दे विल मैनेज ऑल these एक्टिविटीज, expertise knowledge, and so this is called as the development management agency। अगर कोई सोसाइटी बोलेगी हमें ये भी नहीं करने का है, तो देर इज अ वन सिस्टम, अपॉइंट अ डेवलपर, गिव ऑल योर एंटायर राइट्स टू द डेवलपर। डेवलपर जब चाहे वो उसका प्लान पास करेगा, जब चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगा, और जब चाहे उसका सेशन देगा। तो दैट इज द लास्ट मॉडल, डेवलपर मॉडल। और लोगों को पहले के मॉडल्स का स्टडी नहीं करते हुए डायरेक्टली आज जो डेवलपर को देते थे, और अभी आप कितने बहुत सी सोसाइटीज है जो डेवलपर के चक्कर में फंसे हुए, क्योंकि उसमें ना हम लोग पूरा का पूरा डेवलपर को भी कसूरवार नहीं रख सकते कि जो रूल्स रेगुलेशंस आने में बहुत देरी हो गई, अप्रूवल में देरी हो गई, डेवलपर के पास फंड्स नहीं है, और हम लोगों ने गलत डेवलपर सिलेक्ट किया, और अपना जो ज़्यादा हमें ये चाहिए वो चाहिए करते चक्कर में हम भूल गए कि डेवलपर को कितना मुनाफा था। लेकिन बहुत से डेवलपर्स का काम अभी ठप हो चुका, और डेवलपर भी अभी रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में नहीं हिस्सा लेना चाहते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी दिन पे दिन कम वायबल होते जा रहे हैं। तो दिस इज द जनरल सिनारियो ऑफ द रीडेवलपमेंट, एंड ये सब आपको ध्यान में रखते हुए फिर हमें कौन से रास्ते से चलने का है। अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हैं तो उस दिक्कत है, सेल्फ रीडेवलपमेंट में हमें पहला कदम क्या उठाने का है, या कोई भी रीडेवलपमेंट में हम किस ढंग से जाएंगे तो अपना जो पूरा जो बिल्डिंग कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी आपके सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं कि अ, आपका माइक ऑन करके ये पूछ सकते हैं, तो ये ब्रीफ दे दिया है अबाउट द रीडेवलपमेंट। और जो आज का जो माहौल है कोविड-19 का, उसमें भी उसकी वजह से भी बहुत सी लोगों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से और जो अपना फाइनेंस का जो बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो वो माहौल में अगर हमें सेल करने का है या फ्लैट लेने का है, तो उस हमें रीडेवलपमेंट करने के लिए क्या दिक्कत आ सकती है, और ये सब माहौल कब तक चलेगा, इसके बारे में भी अगर आपको कोई भी सवाल रहेंगे आप पूछ सकते हैं। Good evening to all members. Mr. Sanjay Madne, highly appreciate organize such informative webinars always. Sir, Mr. Sanjay Madne पूछते हैं, please give me more clarity on the FSI available new building undertaking redevelopment. This is most persuasive and very confusing. कि उनको रीडेवलपमेंट के बारे में जो एफएसआई है कितना मिल सकता है, क्या मिल सकता Yes, है। yes, sir. अभी एफएसआई मतलब कि वो जमीन पे आपके जो जहाँ पे सोसाइटी की बिल्डिंग खड़ी है वो जमीन पे हम लोग कितना मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो डिफाइन करता है एफएसआई। एग्जांपल, अगर 1000 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है, बराबर, और आपका एक एफएसआई, हम बोलते हैं कि अगर एक एफएसआई आपको तो 1000 स्क्वायर मीटर का ही आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। लेकिन अपने मुंबई में जो एफएसआई का जो कैप डीसीपीआर 2034 आ गया, तो वो कैप अपना एक एफएसआई से 2.5 सबब के लिए है, और 3 फॉर दी एरिया के लिए है। जैसे कि रोड का विड्थ 9 मीटर से कम रहेगा तो हमें एक एफएसआई ही यूटिलाइज करने को मिलेगा। 9 मीटर से 12 मीटर तक है, हम लोग 2 एफएसआई तक जा सकते हैं। 12 से 18 मीटर है तो वी कैन गो अप टू 2.2 एफएसआई, एंड 18 मीटर से
7 मीटर तक हम 2.4 तक जा सकते हैं और अबोव 27 मीटर वी कैन गो अप टू 2.5। मतलब 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रहेगा और रोड का विड्थ 20 से ऊपर रहेगा तो वी कैन गो अप टू 2500 स्क्वायर मीटर और उसके ऊपर 35% फंजीबल। तो 2500 प्लस 35% फंज, तो 2500 into 1.35 that becomes 3375 square meter। मीन्स 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर 3375 your road width is more than 27 मीटर। so likewise अगर आपका रोड विड्थ 13 मीटर है तो you can go up to 2.2। तो इतना जो एफ हमें जो मिल रहा है, जो अभी जो एग्जांपल दिया 3375, इसको हम लोग स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 10.764 तो लगभग 36,300 हो गया। तो इसके अलावा हमें ये सब कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टेयरकेस, लिफ्ट, पैसेज की भी जरूरत है। तो वो लगभग 25% हमें एडिशनल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लेकिन ये एडिशन हम लोग कंस्ट्रक्ट तब कर पाएंगे जब इसका हम लोग प्रीमियम, क्योंकि ये हमें फ्री ऑफ एफएसआई चाहिए। अगर ये एफएसआई में कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है 36,300 कम मिलेगा, लेकिन उसे उतना हमें हैबिटेबल फ्लोर मांगता है। तो जो लिफ्ट और पैसेज का एरिया आएगा उसका हम लोग प्रीमियम भरेंगे और इतना एडिशनल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये जो प्रीमियम है वो रेडियो रेकनर के लगभग 25% अभी लेने का प्रोसेस में है। और दूसरी बात कि जो पार्किंग के लिए भी लगेगा, जैसे बेसमेंट जाएगा या स्टील रहेगा या पोडियम रहेगी, वो हमें फ्री ऑफ एफएसआई मिलता है। उसका हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर करना पड़ता है लेकिन प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। एज पर रेगुलेशन नंबर 30 ए टेबल नंबर 12 जो डीसीपीआर 2034 का है, ये दिस इज फॉर द नॉर्मल प्राइवेट बिल्डिंग्स। जो एडिशनल एफएसआई भी हमें कुछ कुछ कैटेगरीज के मिलता है, उसको रेगुलेशन नंबर 33 आता है। जैसे कि माडा की बिल्डिंग रहेगी तो रेगुलेशन नंबर 33(5) जो है डीसीपीआर, वहां पे हमें 3 एफएसआई, और प्लॉट बड़ा रहेगा और 18.30 मीटर के रोड पे रहेगा तो 4 एफएसआई तक जा सकते हैं। 33(7) जो है वो सिटी डिलापिडेट बिल्डिंग्स है, सेस कैटेगरी बिल्डिंग्स है, उनके लिए 3 एफएसआई लागू हो जाता है। 33(7) ए जो है, जो सबब में भी लागू होता है, जहाँ पे टेनेंट बिल्डिंग्स है, वहां पे हम लोग 2.5 एफएसआई तक जा सकते हैं। बाद में 33(9) क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए, 33(10) फॉर दी स्लम रीडेवलपमेंट, 33(19) कमर्शियल डेवलपमेंट। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमें एडिशनल एफएसआई गवर्नमेंट देती है, उसका हमें सिर्फ प्रीमियम भरना पड़ता है, टीडीआर नहीं परचेस करना पड़ता। तो कौन से कैटेगरी में अपना बिल्डिंग अच्छी तरह से बैठ सकता है, उसका हम लोग स्टडी करके जो मैक्सिमम हमें एफएसआई का बेनिफिट ले सके वो स्कीम में जाके अपना प्रपोजल तैयार करना है। सो दिस इज द वे इन विच एफएसआई कुड बी थिंक अबाउट फॉर द रीडेवलपमेंट। और जो अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था जीआर 13 सितंबर 2019, उसमें अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हैं तो 10% एडिशनल एफएसआई का बेनिफिट देने का गवर्नमेंट का विचार है। लेकिन अभी तक ये जो जीआर है इम्प्लीमेंटेशन होना नहीं चालू हुआ है। सभी एनजीओस का, सभी जो सोसाइटी जैसे हमारे भी एमएसडब्ल्यू है, वो गवर्नमेंट से बहुत ही फॉलोअप रेगुलरली कर रहे कि ये जीआर जल्दी से जल्दी लागू करे ताकि लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग करना बहुत आसान गिरे। सो सेल्फ रिडेवलपमेंट जीआर dated 13 September 2019 is a very effective GR to self redevelop। उसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल गया है जहाँ पे प्रीमियम्स कम करने के लिए डिमांड किया है। अगर वो तो भी अपना जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द एनीथिंग एल्स। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर परेश राठौर का। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट? मिस्टर परेश राठौर सवाल कर रहे हैं। का जो वर्ड है वो देख के हमें पता है, क्लस्टर मतलब एक से ज्यादा प्लॉट होना जरूरी है। तो जो सिटीज एरिया है टाउन साइड में, वहां पे मिनिमम 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना जरूरी है, जहाँ पे हम लोग क्लस्टर रिडेवलपमेंट 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 4 प्लॉट एक एक होके
पूरा एक कंबाइन प्लॉट्स बना के क्लस्टर रीडेवलपमेंट कर, और सबब के लिए ये जो मिनिमम प्लॉट एरिया जो है 6000 स्क्वायर मीटर का मिनिमम होना है, और क्लस्टर के लिए हमें 4 एफएसआई मिलता है, और 4 एफएसआई मिलने के बाद और उसके ऊपर 35% फंजिबल, और मेन क्राइटेरिया कि वो 30 इयर्स का एज होना जरूरी है, और मिक्स यूजर भी चलता है, जैसे कि अगर टाउन साइड में आपका सेस कैटेगरी का बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये सभी बिल्डिंग्स को हम इकट्ठा करके एक अच्छा खासा प्लानिंग वाइज कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, और उसमें 4 एफएसआई भी मिलता है और प्लानिंग एमिनिटीज भी अच्छी मिलती है। तो क्लस्टर रीडेवलपमेंट इज अ गुड ऑप्शन फॉर अ वेरी कंजेस्टेड लोकल। यस सर। तो यस। क्लस्टर के लिए भी सभी जितने भी प्लॉट के मेंबर्स रहेंगे उनका कंसेंट होना जरूरी है, मींस 51% बराबर। कंसेंट होना जरूरी है। नहीं 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 और नहीं, अगर बड़ा बड़ा प्लॉट रहेगा और वो 2 बिल्डिंग रहेगी उसमें, तो भी वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट में आ सकता है, क्योंकि बड़े प्लॉट में सोसाइटी सिंगल रहेगी, दो कितना दो विंग 4000 रहेगी स्क्वायर तो मीटर चलेगा। के ऊपर। सबब में 6000 के ऊपर है, लेकिन सिंगल रहेगा तो चलेगा कि 2 प्लॉट ही चाहिए कंपलसरी? कंपलसरी 2 प्लॉट वैसे किधर लिखा नहीं है, उन्होंने मिनिमम प्लॉट एरिया लिखा है 6000 स्क्वायर मीटर, तो 6000 स्क्वायर मीटर के ऊपर हम लोग डाल भी सकते हैं, वैसे उधर 2 प्लॉट होना वैसा कुछ हाँ, ये नहीं तो किया है कि मिनिमम। टू और मोर प्लॉट लिखा है, ऐसा 2 और मोर प्लॉट लिखा है ना, ऐसा कुछ? वो क्लस्टर का मतलब ये है ना कि क्लस्टर कभी बनता है जब 2 एंटिटीज एक हो जाती है तो ही क्लस्टर बन सकता है। तो एक एक बड़े प्लॉट के ऊपर दो तो वो क्लस्टर के लिए एलिजिबल है, एक ही प्लॉट रहेगा तो, लेकिन ज्यादा करके जो छोटे छोटे प्लॉट है वो एक होके, क्योंकि प्लानिंग में सहूलियत मिलती है, क्योंकि में उतना हम लोग अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं कर पाते। मेन उसका पर्पज जो है क्लस्टर करने का कि लोगों को अच्छी एमिनिटीज मिले, तरह एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। नहीं तो क्या छोटा छोटे बिल्डिंग्स डेवलप होती है, उसमें वेंटिलेशंस का जो आमने सामने वाली बिल्डिंग है उसमें प्रॉब्लम आता है ना, तो हम अच्छी खासी जो एमिनिटीज है वो दे पाते हैं। मिस्टर जयेश दलाल का, मिस्टर जयेश दलाल पूछते हैं, आल्सो दी एक्स्ट्रा कॉस्टेज इन्वॉल्व इन एफएसआई। एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व इन एफएसआई, हाँ, इन ऑब्वियसली एफएसआई। जो हमें एक्स्ट्रा यस यस एफएसआई के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी, जो एडिशनल एफएसआई हम लोग जो कैटेगरी एग्जाम्पल 33(5), 33(7), वहाँ पे एक्स्ट्रा एफएसआई हमें विदाउट परचेसिंग टीडीआर मिलता है, और वहाँ पे अगर एफएसआई प्रीमियम खरीदना है तो उसका कॉस्ट बहुत नॉमिनल है। लेकिन जो सबब में प्राइवेट सोसाइटीज के लिए जो एफएसआई है, एफएसआई बाय चार्जिंग प्रीमियम, वो पहले अभी तक देते वो 50% ऑफ द रेडी रेकना रेट फॉर द रेसिडेंशियल, लेकिन 2 साल के लिए वो अभी 35% ऑफ द रेडी रेकना रेट किया, मीन्स 2 साल ये उनका जो नोटिफिकेशन है 20th अगस्त 2019 के लिए आया था, और उसमें वो 2 इयर्स का उन्होंने टाइम फ्रेम रखा था, तो 1 साल लगभग वो कंप्लीट हो गया है, और 1 साल मीन्स और अभी 1 साल तक हमें एफएसआई बाय चार्जिंग जो प्रीमियम है वो 35% ऑफ द रेडी रेकना रेट मिल सकता है, और जो फंजिबल प्रीमियम है वो भी 50% उन्होंने 35% किया, लेकिन उसके लिए भी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन किया है ये प्रीमियम्स और कम करने के लिए, तो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये कम प्रीमियम वाले पॉलिसी भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाडा से रिलेटेड। आर वी डेवलप प्लेट्स ऑफ महाडा व्हाट इट इज दिस आर लीज लैंड। Redevelopment of MHADA on lease land. Redevelopment on MHADA properties on lease properties is also possible, क्योंकि वो है कि MHADA का, क्योंकि MHADA किसी को मिस जो उनकी जो जमीन रहती है वो हमेशा लीज ही रहती है, और जो ऊपर का जो कन्वेंस देती है, और आज के डेट में अगर आपने कन्वेंस ऊपर के स्ट्रक्चर का नहीं लिया और लीजी है, तो भी आप एज पर द MHADA रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर 30 रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, और MHADA के लिए एनओसी की जरूरत है, तो हम लोग MHADA के एनओसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द रीडेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पिंटू का क्वेश्चन है, इन पिंटू इन सेल्फ रिडेवलपमेंट
one of the biggest issues is how the rise a loan for an area How to raise a approx loan. 18,000 square meters and 220 flats. RBI notification has really caused a problem. How does one this issue? Yes. आरबीआई का जो अभी लेटेस्ट उनका ईमेल गया था डिसबर्समेंट नहीं करने का, राइट, उसके लिए इनका कंसर्न है कि अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए हम लोग फंड्स, बराबर। एक तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ने क्लियर कट कहा है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू देयर पॉलिसी, क्योंकि ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक का कहना ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट बैंक्स जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक छोड़ के जो अपने रूरल एरियाज में मोटो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लोन देना, और उनके जो मेंबर्स भी है वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड ही सब मेंबर्स है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक वो ऐसी बैंक है कि उनका जो मेन वर्किंग एरिया है मुंबई के लिए है, और उसके सभी मेंबर्स हाउसिंग सोसाइटीज है। एक भी फार्मिंग रिलेटेड मेंबर मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक का सभासद नहीं है, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होना एक उनका मेंबरशिप का क्राइटेरिया है, और ये सभी मेंबर्स उनका ही पैसा इस बैंक में लगा है। दे आर दी ओनर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक। तो जब उनकी जरूरत है, जब अभी उनकी बिल्डिंग पुरानी हो गई रिपेयर करने के लिए या रीडेवलपमेंट के लिए, अगर लगाया हुआ पैसा ही अगर उनको इस्तेमाल करने का है, तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक का कहना यह है कि हमें वो उनको देना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि money in the Mumbai district bank has been deposited by their members in the form of cooperative housing society. So अगर अभी वो जरूरतमंद है, उन पैसे की जरूरत है, अगर हम लोग उनको पैसा नहीं देते हैं तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द बैंकिंग। तो ये उनका रिप्रेजेंटेशन आरबीआई पहले भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है, और दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, और आज के डेट में भी वो सैंक्शन कर रहे हैं। सैंक्शन लेटर हाथ में अगर वो उनके क्राइटेरिया में कोई भी सोसाइटी आती है और फिट होती है तो दे गिव द सैंक्शन लेटर, लेकिन थोड़ा डिसबर्समेंट होने के वक्त लगेगा। और अगर ये हम लोग फॉर दी साइड में रखते हैं कि डिसबर्समेंट आए, लेकिन अभी आप रीडेवलपमेंट की प्रोसेस करते हैं तो एक दिन में ये सब प्रोसेस खत्म नहीं होती, उसके लिए भी टाइम लगेगा कि पूरा का पूरा जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो प्लॉट है, आपके जो डीसी रेगुलेशंस के हिसाब से किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए एक वक्त लगेगा। प्रपोजल तैयार करने के लिए वक्त लगेगा, और आईओडी लाने के लिए भी वक्त लगेगा। और मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक की भी जो कंडीशंस है कि आईओडी तक का खर्चा आपको करने का है, तो मीन्स उतना खर्चा तो आपको मैनेज करने का है। तो ये खर्चा रेज कर सकते हो कि प्लान इस तरह से बिठाओ कि सब लोग जो जितने भी मेंबर्स है उनको एक टेम्पटेशन होना चाहिए कि इस बिल्डिंग में हमें थोड़ा, अगर एरिया हम लोग परचेस करते हैं तो अपना जो घर है खूबसूरत और अच्छी फैसिलिटीज का मिल सकता है। तो जो मेंबर्स ही है अपने प्रोजेक्ट में पैसा डाल करते हैं। दूसरी बात कि उनके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, वो कुछ एडिशनल फ्लैट लेना चाहते हैं तो उस तरीके से भी अपने में फंड डाल सकते हैं। सो अपने को ये देखने का है कि हम लोग आईओडी तक का खर्चा कैसे मैनेज करने का। तो एक बार आईओडी आ जाती है तो आईओडी का वैल्यू 1 साल के रहता है। मीन्स आईओडी आते आते ही अपने को ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 1 साल लग सकता है। तो अभी से लेके आईओडी आने तक अपने को 1 साल, और आईओडी का वैलिडिटी 1 साल तो है, और वापस से आईओडी हम लोग रिवैलिडेट कर सकते हैं 3 साल के लिए। सो लॉट ऑफ टाइम अपने पास है, और तब तक कुछ ना कुछ पॉलिसी क्लियर हो सकती है। उसमें जो रिस्क है कि जो आईओडी तक लाने का जो खर्चा जो हम लोग करते हैं, उसके बाद का जो फंड हमें लगने का रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी मीनवाइल हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो आईओडी लाने का जो उसको क्या बोलते हैं, उसको
कंडीशन जो है हम लोग फुलफिल करने के लिए वो हम उसका एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। लेकिन मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक हैज गिवन द वेरी मच क्लैरिटी दैट देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर फंड्स फॉर द सेल्फ रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मेहुल का। Mr. Mehul, sir, what are the sources of finance and percentage cost? Also, sir, how much space and gets extra if building is 40 years old in terms of extra FSI? पहला इनका सवाल है सर, what are sources finance and percentage cost? फाइनेंस इज परसेंटेज Yes, कॉस्ट। sir. फाइनेंस मतलब अगर आप मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक से लेती है तो उनका जो फाइनेंस का जो इंटरेस्ट है वो 12.5% पर एनम है। और जो गवर्नमेंट की जो सेल्फ रिडेवलप पास हुआ था, अगर वो इम्प्लीमेंट होना चालू करते तो 4% का हमें रिबेट मिलेगा, तो हमें 8.5% हाउसिंग फाइनेंस सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए फंड मिल सकता है। लेकिन वो 4% का रिबेट अगर भूल जाते हैं तो मिनिमम 12.5% का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। और 12.5% जब हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, अगर अपना प्रोजेक्ट 50 करोड़ का है तो हमें 50 करोड़ वन स्ट्रोक में नहीं लगने वाले। 50 करोड़ में से अगर 50% का भी अगर हम लोग इंतजाम कर सकते हैं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक से लोन लेते हैं, तो बाकी का जो फंड है हम लोग फ्लैट सेल करके या अपने मेंबर्स का ज्यादा एरिया परचेस करके ऐसे अलग अलग ढंग से हम लोग अगर उसका चालू करते हैं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट 100% लोन, वी कैन रेस्ट्रिक्ट अवर लोन अप टू 50%। और जब तक हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है 50% तक हमें लोन लगेगा, तब तक हम लोग का बिल्डिंग हमने को डिमोलिशन नहीं करने का है, क्योंकि 100% लोन लेके ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लेना उचित नहीं है। तो हमारा काउंसलिंग यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें फॉर द एडिशनल एरिया, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स अपने जो सेलेबल फ्लैट्स है पहले बेचना चालू कर, ताकि फंड्स का फ्लो चालू रहेगा और अपने को बैंक के पास कम से कम जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ब्रेक इवन कॉस्ट सेल की जो है आज के डेट में ब्रेक इवन बहुत कम रखने बहुत जरूरी है। और ब्रेक इवन कॉस्ट कम रखने के लिए जो अपना एक्सपेक्टेशन है अपने जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का, वो अपना थोड़ा कम करना पड़ेगा। नहीं तो हमें ये वो चाहिए करते करते जो ब्रेक इवन कॉस्ट, जहाँ पे अगर हम लोग 25,000 पर स्क्वायर फीट मिलना मुश्किल है, तो वो ब्रेक इवन कॉस्ट अगर 28,000 हो गया तो द प्रोजेक्ट जो है, तो 25,000 की जगह पे ब्रेक इवन कॉस्ट अगर 22,000 आती है तो डेफिनेटली अपना प्रोजेक्ट जो है वायबल हो जाएगा और उतना जो फ्लैट्स है सेलेबल हम लोग आसानी सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या था उनका क्वेश्चन? Yes, sir. Next question है also, sir, how much space one gets extra if building is 40 years old in terms of extra FSI? बिल्डिंग आपकी 30 इयर्स 40 years old. तो 10% आपके 48 मीन्स 30 इयर्स से ज्यादा। तो जो सेल्फ Yes, रिडेवलपमेंट yes. का जो जीआर आया था मीन्स अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चालू, कट लिखा है कि आपको 10% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एफएसआई। और जो सेस कैटेगरी के बिल्डिंग में रहते हैं तो जितना भी एंटाइटल उनका एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया है उसके ऊपर 5% मिनिमम इंसेंटिव एडिशनल एरिया उनको मिल सकता है टाउन के लिए सेस कैटेगरी पे। अगर 2 प्लॉट है उसे थोड़ा ज्यादा है तो यू कैन गो अप टू 8%। सो लाइकवाइज आपका जितना ज्यादा होता जाता है आपको वो एंटाइटल एरिया ज्यादा मिलने लगता है। मीन्स मिनिमम बेसिक 300 स्क्वायर फीट प्लस 35% फंजिबल दैट बिकम्स 405 प्लस 5% एडिशनल ऑन 300 स्क्वायर फीट, तो उतना दे आर एंटाइटल फॉर द एडिशनल एफएसआई, बट दिस इज फॉर द सेस कैटेगरी बिल्डिंग्स। लेकिन जो सबब्स की बिल्डिंग्स है उसमें वैसे कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मिस्टर मुथुस्वामी years government is in covering self development if we take a loan from bank and if the biker vanish half a way what sir? Our मुझे building is 60 years, government is encouraging self Yeah. development. If we take a loan from a bank and if the builder vanishes halfway, what society can do? बैंक के पास लोन लेने के बाद बिल्डर
दैट बिकम्स अ सेल्फ रिडेवलपमेंट। और आप आपका प्रोजेक्ट सिक्योर करने के लिए हम लोग एडवाइस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं उसका अप्रूवल और उसका सीसी पूरा का पूरा हम लोग पहले ही ले ले बिफोर डिमोलिशिंग, ताकि क्या हो जाएगा कि अप्रूवल की वजह से अपना प्रोजेक्ट किधर अटकेगा नहीं। और एक बार आपका प्रोजेक्ट चालू हो गया तो सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देने का, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी फाइनेंस लगेगा वो हमें मैनेज करने का है। और कंस्ट्रक्शन के लिए जब मैनेज करना लगेगा सिर्फ, तो वी कैन हैव सिस्टम वाला कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम लोग बार्टर में अपना काम देके कि भाई तू ये पूरा कंस्ट्रक्शन करने का है और हम लोग आपको इतना लिख के फ्लैट लिख के देंगे। जैसे कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसके हम लोग ने 10 करोड़ का सेलेबल एरिया लिख के देंगे, और जैसा जैसा उसका काम होते जाएगा कि पहले 2 स्लैब हो गया तो एक फ्लैट रिलीज किया, में 2 हो गया तो और एक रिलीज किया। सो दिस वे वी कैन कंट्रोल द फाइनेंस। अगर बार्टर सिस्टम में दूसरा क्या करेंगे, जो भी अपने जो सेलेबल फ्लैट्स है प्रॉपर मार्केटिंग करके उसका भी पैसा अपने प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी विल नॉट totally depend on the bank finance or the external. So this is where कोई बिल्डर अगर लोन अगर हम बैंक से लेते तो बिल्डर का सवाल नहीं है, के थ्रू हम लोग रीडेवलपमेंट कर रहे हैं और बीच में ही वो आधे छोड़ दिया तो वो प्रोजेक्ट वापस करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। जैसे एक झटके में हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। यस, मिस्टर श्रीकांत का सवाल है, आफ्टर डिसाइडिंग ऑन ए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, how to arrive at primary feasibility and visibility of project prior to appointment of PMC. After deciding on a redevelopment project, how to arrive a redevelopment project, how to feasibility visibility project prior to appointment of PMC. Prior to appointment of a PMC, आपको फिजिबिलिटी एंड वाइब निकालना बहुत गलत है, क्योंकि जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर को ही कर उसके ऊपर सौंपना बहुत उचित है। अगर मैं डॉक्टर को जाने से पहले कुछ अपने आप दवाई लेना चालू करूं तो शायद गलत हो सकता है, शायद नहीं गलती हो सकता है। तो एनीथिंग रिलेटेड डेवलपमेंट यू हैव टू अपॉइंट फर्स्ट अ प्रॉपर कंसल्टेंट और प्रॉपर आर्किटेक्ट थ्रू विच यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग मिक्स ऑफ द रीडेवलपमेंट। जैसे कि एक क्रिकेट हम लोग अपने को खेलने का है तो हमें एक प्रॉपर कोच की जरूरत होती है, वैसे ही ये गेम जैसा उसको ट्रीट करने का है और ये गेम आपको खुद को खेलने का है। आप मैदान के बाहर रह के एज अ स्पेक्टेटर ये गेम नहीं खेल सकते, तो आपको पहले प्लेयर बनने का है। प्लेयर बनने के लिए आपको अच्छे कोच की जरूरत है और रीडेवलपमेंट में गुड आर्किटेक्ट और गुड पीएमसी हैज टू बी योर कोच, एंड देन ओनली यू डिसाइड द वायर and feasibility of your project. That is our advice to you. Next question sir, Mr. Dr. Sunil Dixit का है। डॉक्टर सुनील दीक्षित का सवाल है, अदर देन मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक which financial institute provide loans for self redevelopment? मुंबई बैंक के मिल सकता है, कहाँ कौन सा फाइनेंस? मुंबई बैंक के अलावा फिलहाल तो जो स्टार्टिंग में जो अपने को आईओडी तक जो खर्चा करने का है वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक भी लोन उसके लिए हमें आईओडी तक का खर्चा खुद का खुद मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज द वन। अदरवाइज यू कैन मैनेज नॉन बैंकिंग फाइनेंस, यू कैन अरेंज फॉर द। और आईओडी आने के बाद अगर मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक के पास नहीं जाने का है तो एक तो हमें जितने फ्लैट्स अपने सेलेबल एरिया है सेल करना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ रीडेवलपमेंट में एक उसमें एडवांटेज ये है कि आईओडी आने के बाद अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड। सेल्फ रीडेवलपमेंट के अलावा अगर दूसरी कोई नॉर्मल रीडेवलपमेंट रहेगी तो उसमें सीसी मिलना जरूरी है। सीसी मिलना मतलब कि अपना बिल्डिंग डिमोलिशन होना जरूरी है। लेकिन फॉर द सेल्फ रीडेवलपमेंट विदाउट डिमोलिशिंग आवर बिल्डिंग, सपोज इफ यू ओनली गेट द आईओडी, रेरा में अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो, और एक बार रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो गया तो वी कैन स्टार्ट सेलिंग अवर फ्लैट्स। तो फ्लैट सेलिंग भी होना चालू हो सकता है। जो भी अपने को फाइनेंस रेज करने का है, अगर एक दूसरा फ्लैट सेल नहीं करते हैं उनको जो हम लोग एडिशनल एरिया देते हैं तो उनके पास से भी जो फंड्स आएगा दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द
प्रोजेक्ट। और तीसरी बात कि अपने ही मेंबर्स को जो बचे हुए सेलेबल फ्लैट्स है, अगर हम लोग उन्हें कहते हैं कि यू अप्लाई फॉर द होम लोन और परचेसिंग दैट पर्टिकुलर मेंबर का, और सोसाइटी के साथ हम लोग एमओयू बना लेते हैं कि भाई यू विल रेज द फंड्स थ्रू द होम लोन फॉर परचेसिंग दैट पर्टिकुलर फ्लैट, विल यूटिलाइज दिस फंड्स फॉर द रीडेवलपमेंट। तो उस पर्टिकुलर मेंबर के प्रोफाइल की वजह से उसका होम लोन सैंक्शन हो सकता है आफ्टर स्टडी रहेगा, और बैंक विल डायरेक्टली गिव देम फंड्स एज अ होम लोन एंड विच कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज फॉर द सेल्फ रीडेवलपमेंट। सो तरीका है, कोई कोई सोसाइटीज ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक से लोन नहीं होता है। सो दिस इज द नाइस वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द स्मॉल, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो उसके लिए थोड़ा और उसके ऊपर अभ्यास होना जरूरी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मेहुल का है। सर ये कुछ रफ एस्टिमेट मांग रहे हैं। सवाल उनका ये है, आवर प्लाज इज अराउंड 1250 स्क्वायर मीटर सर, विथ एग्जिटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ 17,000 स्क्वायर फीट with 40 years old. Can you give rough estimate of how much we can have new construction if self redevelopment done? Study of your plot, your locality, your existing members, carpet area statement, then the मेहुल जी आप संदीप जी से संपर्क करें, कांटेक्ट करें, देन हम यस सर। हाँ, यस क्योंकि ऐसा बताना भी गलत हो जाएगा। ये एक एस्टिमेट नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो आंकड़े होते हैं ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं। एस्टिमेट सिर्फ बराबर। आंकड़ों का खेल नहीं है, इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना पूरा जिंदगी अफेक्ट हो सकता है। इसके लिए Yes. उसको बहुत ध्यानपूर्वक फिजिबिलिटी निकालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मुथु स्वामी जी का, इज इट पॉसिबल टू सेंड टुडेस इन्फो ऑन रीडेवलपमेंट इन द a newsletter detailing what are needed? Is it possible to send today's info on redevelopment into a newsletter detailing what are needed? पीपीटी नहीं है आज, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि जो आज डिटेल हाँ, है समझ गया। इस जो वेबिनार पॉसिबल के हो सकती है। यस, रीडेवलपमेंट। हाँ, हो यस, वेबिनार आप जरूर पीपीटी हाँ। पुराना। अब ये जो सवाल आ रहे हैं और जो आज मैं जो जवाब दे रहा हूँ, शायद थोड़ा जब हम उसको मैगजीन है अपना एमएसडब्ल्यू का, उसमें ये सवाल जवाबों का यस यस हम लोग कंपाइलेशन करके डालते हैं, तो उसको और थोड़ा रिफाइन करके अच्छी तरह से हो सकता यस यस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ये हो सकता है और सब लोगों की जानकारी के लिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मण, मिस्टर लक्ष्मण का है, रिसीव आईओडी yet demolitions all building, can builder apply for RERA registration? In the IOD for the RERA registration, CC is compulsory and they are allowing only. जयेश दलाल का सवाल है, from which department can one check the status of the part with regards CRZ? Is detail city survey? CRZ की इंफॉर्मेशन को दे सकता है, ऐसा उनका सवाल है, राइट? तो ये CRZ के बारे में जब हम लोग अपना डीपी दिमाग निकालते हैं एज पर डीपी 2034, तो अगर आपका प्लॉट CRZ में अफेक्ट हो रहा है तो उसमें वो इन द डीपी रिमार्क्स अगर कितना एग्जैक्टली अफेक्ट कर रहा है कि 500 मीटर के उसका जो डिमार्केशन है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन नहीं लेकिन जो फिजिकल एप्लीकेशन डीपी डिपार्टमेंट को कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली अपना जो स्टेटस है फॉर द CRZ विद क्लैरिफिकेशन दे दो, तो डीपी डिपार्टमेंट उसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी देती है। इसके लिए लेकिन हार्ड कॉपी का एप्लीकेशन हमें डिपार्टमेंट में करना जरूरी है।